पिछली मॉड्यूल जो फॉलो अप केयर पर थी उसमें हमने चर्चा की थी कि जब क्लाइंट्स दोबारा आएँ तो हम उन्हें फॉलो अप काउंसलिंग कैसे करेंगे, उनको नेक्स्ट इंजेक्शन कैसे देंगे, विशेषकर यदि वे समय पर ना आईं, आगे पीछे आईं। साथ ही ये भी बात हुई थी कि फॉलो अप केयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है मैनेजमेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, जिन्हें हमें स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अनुसार करना होता है। तो आइए इस मॉड्यूल में हम यह सीखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स विद एमपीए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम यह बिल्कुल जान लें कि एमपीए का कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, इससे मेंस्ट्रुअल चेंजेस अवश्य आते हैं, क्योंकि यह तो उसके काम करने का असर ही है और इनकी हमने विस्तार में चर्चा की थी काउंसलिंग वाले सेशन में भी। एक इस बात को भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट जो अंतरा को पसंद करती हैं, उसका प्रयोग आरंभ करती हैं, वह अगला इंजेक्शन नहीं लगवाती, जल्दी ही उसके प्रयोग को बंद कर देती हैं। तो उसका सबसे मुख्य कारण यही होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। उन्हें पहले बता दिया जाता है, फिर भी जब होता है तो अगर उनको उस समय सहयोग ना मिले या उन साइड इफ़ेक्ट्स का मैनेजमेंट ना हो तो वो डिसकंटिन्यूएशन का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। अब जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम जब उन्हें मैनेज करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा एक तो भूमिका निभाती है प्रभावी काउंसलिंग, उसको तसल्ली देना, उसको रीअश्योर करना। और बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, जब तब हो रही है, रुक जा रही है, आगे जाके हमें भी पता है कि एमेनोरिया ही हो जाएगा, यह सब तो काउंसलिंग से रिजॉल्व हो जाती हैं। हाँ, यदि कभी हमें लगे कि साइड इफ़ेक्ट थोड़ा गंभीर है, जैसे कि लगातार ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही या अधिक मात्रा में हो रही है, तब उसका उचित उपचार किया जाएगा स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अनुसार, जिसे हम स्वयं करेंगे या ज़रूरत होगी तो हम हायर सेंटर पर रेफ़र करेंगे। तो आइए एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अभी तक ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया है मेंस्ट्रुअल चेंजेस पर, उसकी बात कई बार हो गई है। इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, अनियमित जब तब रक्तस्राव हो रहा है, कभी कभी लगातार हो सकती है और अधिक मात्रा में भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वेट गेन की भी बात हुई थी कि 1 साल तक अगर लगातार प्रयोग करें तो 1 से 2 किलो का वजन बढ़ सकता है। कुछ महिलाओं में थोड़े से माइनर साइड इफ़ेक्ट्स और भी हो सकते हैं जो कि हार्मोनल मेथड्स के साथ होते हैं, चाहे वो हार्मोनल मेथड प्रोजेस्टिन ओनली मेथड हो, चाहे कंबाइंड मेथड हो जैसे कि मालायन गोली। इनके कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मूड में चेंज, थोड़ा सेक्स ड्राइव में चेंज या हल्का सिर दर्द। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब एमपीए क्लाइंट आती हैं तो कई उनको ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको लेकर वो हमारे पास आती हैं जो आपको हमें पता है कि एमपीए से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स वो चिंतित हैं तो हमें उनकी वो चिंता भी मिटानी बहुत ज़रूरी है, वरना इसका असर उनके द्वारा एमपीए प्रयोग करने पर पड़ेगा और वे फिर भी घबराकर उसको प्रयोग छोड़ सकती हैं। तो एक एक कर इन सब साइड इफ़ेक्ट्स के मैनेजमेंट पर अभी हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल चेंजेस पर बात करते हैं। और मेंस्ट्रुअल चेंजेस भी हमें पता है कई प्रकार के हैं, जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग या एमेनोरिया। एक एक करके उन पर सीखेंगे, बट सारे ही मेंस्ट्रुअल चेंजेस के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। एक तो ये कि इन मेंस्ट्रुअल चेंजेस में रीअश्योरेंस काउंसलिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये वे स्त्रियां हैं जिनको अभी तक लगातार महीना होता था, लगातार यानी नियमित रूप से होता था। अब अंतरा इंजेक्शन लगवाने के बाद ये बदलाव आने लगे हैं, वे घबराने लगी हैं, तो इसमें हमें काउंसलिंग करनी है, जिसके बारे में हमने फॉलो अप केयर में डिटेल्स में सीखा था। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमें
उसके ये मेंस्ट्रुअल चेंजेस को असेस करना है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कब से हो रही है। क्योंकि देखिए, वह तो घबरा कर आई है और वो कहेगी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। अब हमें जानना है कि ब्लीडिंग एक्चुअली कितनी हो रही है, कब से हो रही है, और इसके लिए हम उससे सरल कुछ क्वेश्चंस पूछ के असेस करेंगे। साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी एमपीए क्लाइंट ब्लीडिंग की कोई कंप्लेंट लेकर आए तो हम ये ना समझ लें कि कोई और कारण नहीं हो सकता ब्लीडिंग का अदर देन एमपीए यूज़। तो हमें वो अदर कॉजेज़ भी रिमूव करना है। जैसे कि हम जानते हैं प्रजनन काल की स्त्रियों को भी कभी पॉलिप हो जाता है सर्वाइकल, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, आदि कई कारण हैं, तो उन्हें भी हमें रूल आउट करने हैं। अब जब हमने अदर कॉजेज़ रूल आउट कर दिए, असेस भी कर लिया कितनी ब्लीडिंग है, तो उसके अनुसार हम उसको मैनेज करेंगे। और ये मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार हम उसे मैनेज करेंगे। अब स्त्री हमारे पास आई है, वो तो आई है साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर। यह भी देख लें कि इसको 3-3 महीने बाद इंजेक्शन लेने आना पड़ता है, तो अगर नेक्स्ट डोज का टाइम आ गया है तो हो सके तो साथ में नेक्स्ट डोज भी दे दें। और यदि किसी कारणवश हमारी काउंसलिंग के बाद, उसको इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करने के बाद भी क्लाइंट एमपीए का प्रयोग जारी न करना चाहे और कोई और विधि लेना चाहे, तो फ्रेंड्स ये उसका अधिकार है। हम इसमें उसकी मदद करेंगे कि वे कोई अन्य तरीका ले, जिसके लिए हम उसे फिर काउंसलिंग करेंगे और मेथड्स के बारे में, और उसको एक इफ़ेक्टिव गर्भनिरोधक साधन लेने में मदद करेंगे। तो आइए हम एक केस स्टडी सॉल्व करते हैं। एक अंतरा की क्लाइंट है नीता रानी। उसने 1 महीने पहले अंतरा का पहला इंजेक्शन लगवाया था और आज वो स्वास्थ्य केंद्र पर आई है और हमें बता रही है कि 12-15 दिन से मुझे ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण मैं बहुत चिंतित हूँ। ऐसे केसेस आते भी होंगे हमारे पास, है ना। तो आइए, सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि हमने जैसे अभी बात की थी मैनेजमेंट के गाइडलाइंस में कि हमें इस ब्लीडिंग को असेस करना है। वो तो केवल ये बता रही है घबराई हुई हूँ, मुझे 12-15 दिन से ब्लीडिंग हो रही है। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि यह ब्लीडिंग अनियमित है या लगातार है? सबसे पहले बात इस पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, लगातार ब्लीडिंग उसको कहते हैं जो बिना रुके 8 या उससे अधिक दिन से हो रही हो। तो इसके लिए हम उससे बड़े सरल ढंग से पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, अच्छा ज़रा मुझे इस रक्तस्राव के बारे में बताओ, क्या 12-15 दिन से ये जो हो रहा है ये बीच में रुक रुक कर हो रहा है? वो कह देती है हाँ, रुक रुक कर हो रहा है। हम निश्चिंत हो गए कि ये लगातार नहीं है, ये अनियमित खून ही जा रहा है। यदि वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं रुका, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग है। अगर वो कहती है हाँ, एक आध बार बीच में रुका था, तब हम ये पूछ सकते हैं अब बिना रुके कितने दिनों से हो रहा है। क्योंकि हो सकता है 12-15 दिन में शुरू में 3-4 दिन के बाद एक बार रुका हो, लेकिन अब 8 दिन से लगातार हो रहा हो, तो हमने पूछ लिया। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हमें यह भी तो पता लगाना है कि क्या ये हैवी ब्लीडिंग है, यानी अधिक मात्रा में खून जा रहा है। तो इसके लिए भी बड़े सरल ढंग से हम इसे पूछ सकते हैं। तो क्या पूछेंगे? इससे हम पूछेंगे अच्छा ये बताओ कि खून कितना जा रहा है। ये तो हमने समझ लिया कि तुम्हें इतने दिनों से हो रहा है, खून कितना जा रहा है। अब यदि वो कहती है कि खून थोड़ा सोचती है, और फिर आप उससे पूछें कि क्या जितना तुम्हें माहवारी में नॉर्मली जाता है, क्या उससे बहुत अधिक जा रहा है, जैसे डबल मात्रा है? वो कहती है हाँ, तब हम जानेंगे ये हैवी ब्लीडिंग है। हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या खून के साथ, मासिक धर्म के खून के साथ थक्के भी आ रहे हैं? अब यदि ये अंतरा क्लाइंट कहती है कि हाँ, मुझे नॉर्मल ब्लीडिंग से डबल हो रही है या थक्के भी आ रहे हैं,
तभी हम इसको एक्सेसिव ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग मानेंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे केसेस आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो हमने असेस कर लिया कुछ सिंपल प्रश्न पूछकर। अब हमें यह अंदाज़ा बिल्कुल हो गया अब तक कि यह केवल अनियमित जब तब इरेगुलर ब्लीडिंग है या ये प्रोलॉन्ग्ड या एक्सेसिव ब्लीडिंग है। हमने ये असेस कर लिया और असेसमेंट के अनुसार ही अब आगे बढ़ेंगे उसके मैनेजमेंट के लिए। तो पहली स्थिति ये हो सकती है कि जब हमने पूछा तो नीता रानी ने कहा कि नहीं 15-20 दिन से हो तो रही है, हाँ दीदी, बीच बीच में रुकती है, 1-2 दिन रुकती है, फिर आ जाती है, फिर रुकती है, पता ही नहीं चलता कब आएगी कब रुकेगी। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये इरेगुलर ब्लीडिंग है। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। और दूसरी परिस्थिति यह भी हम चर्चा करेंगे कि अब हमने उससे पूछा है तो ये भी तो निकल कर आ सकता है कि उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही है या अधिक ब्लीडिंग हो रही है। तो दोनों ही केस का मैनेजमेंट हम फिर करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं कि इरेगुलर ब्लीडिंग विद अंतरायुज का हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, हम सब जानते भी हैं, इसको हम रीअश्योर करेंगे कि ऐसा होना बहुत कॉमन है। अक्सर जो औरतें इस विधि का प्रयोग करती हैं उनको ये होता है, क्योंकि इसी तरीके से ये विधि काम करती है। और ये बात तो तुम्हें अंतरा लगवाने से पहले भी बताई गई है। तो घबराओ मत। साथ ही यदि ज़रूरत पड़े तो हम उसको केवल 5 दिन के लिए NSAIDs दे सकते हैं। तो इसमें हम आइबुप्रोफेन दे सकते हैं 400 mg TDS फॉर 5 days, वरना हम मेफेनिक एसिड या ट्रांसएमिनिक एसिड भी दे सकते हैं। इसको हम कितना देंगे, 500 मिलीग्राम 3 times a day। इसको दे दिया। NSAIDs से ये ब्लीडिंग बंद होने की बहुत उम्मीद है। यदि MPA क्लाइंट को प्रोलॉन्ग्ड या हैवी ब्लीडिंग है तो आइए अब उसका मैनेजमेंट देखें। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग यानी 8 या उससे अधिक दिनों से हो रही है लगातार और रुकी नहीं है। और हैवी ब्लीडिंग का अर्थ हुआ कि मात्रा अधिक आ रही है। कितनी अधिक, जितनी उसको माहवारी में नॉर्मली होती थी उससे लगभग दुगनी, या थक्के भी साथ में जा रहे हैं। तो अगर क्लाइंट को ऐसा हो रहा है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, रीअश्योर तो हम इसको भी करेंगे, घबराओ नहीं, अब तुम आई हो, अब हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें अदर कॉजेज़ ज़रूर रूल आउट करने हैं। तो हम देख लें, चेकअप कर लें, PV कर लें, PS कर लें, देख लें कि कोई और तो कारण नहीं है। अब हमने देख लिया, हमें बिल्कुल ये हो गया, पता चल गया कि ये MPA के कारण ही है। अब हम क्या करेंगे। इसमें भी 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो पहले आई थी, हमने उसको 5 दिन NSAIDs दिए थे, वो गई लेकिन वो रुकी नहीं, तो वो दोबारा आई तो अब तो वो लगातार का फॉर्म ले ली। ये भी हो सकता है कि वो पहली बारी हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के साथ आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में। फ्रेंड्स, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको इतनी हैवी ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आखिर हो क्यों रही है। प्रोजेस्टेरॉन का ऐसा क्या असर हो गया है। तो ये बड़ा इजी इसका उत्तर है, क्योंकि जो प्रोजेस्टिन ओनली मेथड्स हैं इनसे थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होती है। तो अब वो इतनी थिन हो गई है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, जिसको बिल्डअप करने के लिए हमको अब क्या देने की ज़रूरत है, ईस्ट्रोजन। इसको हम किस रूप में देंगे, एथिनाइल एस्ट्राडॉल के रूप में देंगे। 50 माइक्रोग्राम देंगे रोज़ 21 दिन तक। और इससे जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिल्डअप हो जाएगी, थोड़ी सी बन जाएगी, तो ये ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये भी सोचने की बात है कि स्त्री आई है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, आयरन देने से अच्छा ही रहेगा, तो उसको साथ में हम आयरन टैबलेट्स भी देंगे और आयरन रिच डाइट के लिए भी बताएंगे। अगर कोई केस ऐसा हो कि
हम लोग को लग रहा हो कि नहीं ये ब्लीडिंग बहुत अधिक है, इसके लिए अब ये मेथड आगे सही नहीं रहेगा, या वे स्वयं भी ना आगे लेना चाहे, तो फ्रेंड्स हम MPA का यूज़ बंद करके उसको किसी अदर इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताएंगे, विशेषकर जो हार्मोनल ना हो। अब हम मेंस्ट्रुअल चेंजेस की एक और केस स्टडी पर चर्चा करते हैं। तो इस केस में क्या है, सुल्ताना नाम की एक स्त्री है। सुल्ताना ने 2.5 महीने पहले अंतरा का इंजेक्शन लगवाया था। शुरू में उसे जब तक थोड़ी सी इरेगुलर ब्लीडिंग हुई थी, जो फिर ठीक हो गई, और अब उसने देखा कि करीब 2 महीने बीत गए हैं, उसको महीना आया ही नहीं है। तो आज वो घबरा कर आपके पास स्वास्थ्य केंद्र पर आई है। तो आइए हम चर्चा करें कि हम लोग अब इस केस को कैसे मैनेज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एमेनोरिया को हम कैसे मैनेज करेंगे। हमने फॉलोअप काउंसलिंग पर भी इसमें बहुत डिटेल्स में बात करी थी कि इसको हम केवल रीअश्योर करेंगे आफ्टर वी हैव रूल्ड आउट प्रेगनेंसी। क्योंकि देखिए उसको तो ये चिंता हो रही है ना कि मैंने तो एक गर्भ निरोधक साधन अपनाया है कि मुझे अनचाहा गर्भ नहीं चाहिए, और यहाँ तो मुझे महीना आना ही बंद हो गया, तो कहीं मैं गर्भवती तो नहीं हो गई। तो हम उसको रीअश्योर करेंगे, और जैसे कि हमने पहले भी बात की है काउंसलिंग में, हम उसको ये बताएंगे यह महीना आना इसलिए बंद हुआ है कि अब तुम्हारे शरीर में हर महीने गर्भ की तैयारी होना बंद हो गई है, क्योंकि तुमने अंतरा लगवाया है और तुम अभी अनचाहा गर्भ नहीं चाहती। इससे कोई डर की बात नहीं है, ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। और जब तुम बाद में फिर माँ बनना चाहोगी तो इसका प्रयोग बंद करोगी, कुछ महीने के बाद फिर ये मासिक आने लगेगा। मैनेजमेंट ऑफ एमेनोरिया विद MPA के लिए केवल रीअश्योरेंस ही एक तरीका है, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। कई बार हम लोग सोचने लगते हैं कि चलिए इसको कुछ दे दें विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए। नहीं, इसमें विड्रॉल की कोई बात ही नहीं है। वो तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिल्डअप ही नहीं हो रही है ना, प्रोजेस्टेरॉन असर कर रहा है। हाँ, रूल आउट कर लेंगे प्रेगनेंसी एंड अदर कॉजेज़, और उसको अब हम केवल रीअश्योर करेंगे। यह भी बात है कि जिन क्लाइंट्स को अब अंतरा यूज़ के कारण माहवारी ना होना स्वीकार्य नहीं है, वे चाहती हैं कि नहीं अब मुझे तो महीना हो ही जाना चाहिए, ठीक है, हम उसकी इस बात को सम्मान देंगे, ये उसका अधिकार भी है, और अब हम उसे किसी और मेथड को चूज़ करने में मदद करेंगे। इन 2 केस स्टडीज़ के द्वारा हम लोगों ने MPA के मेंस्ट्रुअल चेंजेस के बारे में, उनके हम कैसे मैनेज करेंगे एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, यह सीख लिया है। हमने इरेगुलर ब्लीडिंग PV, अगर प्रोलॉन्ग्ड या हैवी ब्लीडिंग है या एमेनोरिया का केस है, उसको मैनेज कर लिया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और भी हैं जिनके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे कि उनका मैनेजमेंट कैसे होगा। अब बात करते हैं वेट गेन के। MPA क्लाइंट आती है, कहती है कि मेरा वज़न बहुत बढ़ गया। तो सबसे पहले तो हमें उसके रिकॉर्ड को ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा के नहीं बता सकती, उन्हें याद भी नहीं रहा होगा कि जिस समय उन्होंने पहला लगवाया था कितना वज़न था, आज कितना था। तो हम उसको अगर चेक कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, हम देख लें सच में कितना वज़न बढ़ा है। और जैसा कि हम जानते हैं MPA के यूज़ से 1 साल में जाकर 1 या 2 किलो बढ़ सकता है। तो यह भी देख लें कि कितने इंजेक्शन लग चुके हैं, और 1 से 2 किलो हुआ है इंक्रीज़, तो हम उसे रीअश्योर करेंगे कि हाँ इसके कारण ये होता है। अब फिर भी यदि उसको स्वीकार्य नहीं है, वो चाहेगी, तो उसको दूसरे मेथड पर भी हम स्विच ओवर कराने में मदद करेंगे। अगर हमने ये देखा कि वेट गेन हुआ है लेकिन 2 किलो तक नहीं और बहुत अधिक हो गया, 5, 7, 8 ऐसे हो गया, कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे, तो इसके कारण कुछ और भी हो सकता है। तो हम उसके लिए उसको काउंसिल करेंगे कि उसकी लाइफ सीडेंट्री हो सकती है, इतनी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, और जो डाइटरी इनटेक है वो भी ऐसा है जिससे कि वेट गेन हो रहा है।
अब चर्चा करते हैं हेडेक की, जो कभी कभी हार्मोनल मेथड्स जिसमें कि एमपीए भी शामिल है, इनके कारण हो सकता है। अगर हेडेक हो रहा है उसको, तो उससे पूछेंगे कि माइग्रेनस है या नहीं, उसकी हिस्ट्री ले लेंगे। अगर नॉन माइग्रेनस है, सिंपल हेडेक है, तो जैसे कि सिर दर्द के लिए कोई पेन रिलीवर लिया जाता है, वो ही उसको ज़रूरत है, तो उसको हम आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल ऐसा दे सकते हैं। एक ही बात का इसमें ध्यान रखना है कि अगर वो कहती है हाँ पहले भी कभी कभी सिर दर्द होता था, लेकिन अब जब से मैंने ये लगवाया अंतरा इंजेक्शन, अब सिर दर्द जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत बढ़ गया है, तब थोड़ा हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और वैसे भी हम जानते ही हैं कि हेडेक के तो कई कारण हो सकते हैं, तो हम उसको इवैल्यूएट करा लेंगे। अगर माइग्रेन है तब क्या करेंगे? तो माइग्रेन से हेडेक हो रहा है तो इसमें हिस्ट्री ऑफ ऑरा लेंगे। अगर कोई हिस्ट्री ऑफ ऑरा नहीं है, वो इसका प्रयोग जारी रख सकती है, उसमें इसको डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है एमपीए को। लेकिन अगर किसी एमपीए यूज़र को माइग्रेनस हेडेक है जिसमें ऑरा भी हो रहा है, तो हम इसको एकदम बंद कर देंगे और उसको अनचाहे गर्भ से बचने के लिए कोई और नॉन हार्मोनल मेथड चूज़ करने में मदद करेंगे। एक साइड इफ़ेक्ट चेंज इन मूड या सेक्स ड्राइव भी हो सकता है। कई स्त्रियां या उनके पार्टनर्स कहते हैं कि अब इसको वैवाहिक जीवन बिताने में, हमारे साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसका मूड भी कुछ थोड़ा डिफरेंट है, सा हो गया है। देखिए, यह बात है कि हार्मोनल मेथड्स के प्रयोग से कुछ स्त्रियों का ऐसे हो सकता है, पर यह भी हमें ध्यान में रखना है कि चेंज इन मूड या चेंज इन सेक्स ड्राइव के अन्य भी बहुत कारण हैं, बहुत से, तो उनको हमें थोड़ा उससे पता करना है, उससे बात करनी है। हो सकता है कि वो इतनी काम में व्यस्त रहती है या किसी कारणवश पति पत्नी में आपस में कोई ऐसी कलह चल रही है, कोई ऐसा कारण चल रहा है जिसके कारण सेक्स ड्राइव में चेंज आया है या उसका मूड बदला है। और अगर सिवियर मूड चेंजेस हैं तो डेफिनेटली उसको हम केयर के लिए आगे भेजेंगे, उपचार के लिए किसी हायर सेंटर पर उसको भेजेंगे। अब हम अंत में उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो आपको, हमें पता है कि एमपीए से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब आई है एक एमपीए क्लाइंट, वो हमें आके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बता रही है कि एमपीए से रिलेटेड नहीं है। पहले तो बात है कि जब कोई भी एमपीए क्लाइंट आएगी, हम उसकी बात सुनेंगे, उसकी क्या चिंताएं हैं, क्या चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है, हम उसको सुनेंगे। और ये तो हम काउंसलर्स जानते ही हैं कि एक्टिव लिसनिंग कितनी ज़रूरी है। और इनफैक्ट तभी हम ये पता भी कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम एमपीए से रिलेटेड है या नहीं, उसकी बात सुनने के बाद, कि ये जो बता रही है ये तो होता ही नहीं है इसका साइड इफ़ेक्ट अंतरा का। तो कोई बात नहीं, हमने उसकी बात सुनी, उसको हम ये कह सकते हैं, देखो बीबी, ये जो तुम प्रयोग करी हो ये इसके कारण नहीं है, पर आओ तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, अगर वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसकी उपयुक्त उसको राय और ट्रीटमेंट देंगे, है ना। और कई क्लाइंट्स तो इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर वो यही मानने को तैयार नहीं है कि एमपीए के कारण ये नहीं हो रहा, और कह रही है नहीं पहले तो कभी नहीं हुआ, इसी से होने लगा, ऐसे कई बार कहती है ना, और मुझे तो अब नहीं इसका प्रयोग करना, ठीक है, हम कोई उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, फिर हम उनको स्विच करने में मेथड हेल्प करेंगे, यानी एमपीए का प्रयोग बंद करेंगी तो आगे अनचाहे गर्भ से बचने के लिए कोई इफ़ेक्टिव गर्भ निरोधक साधन उनको चुनने में और स्टार्ट करने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में अभी हमने ये सीखा कि कैसे एमपीए के साइड इफ़ेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम इन
साइड इफ़ेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर लेंगे तो क्लाइंट्स बहुत संतुष्ट होकर बिना घबराए इसका प्रयोग जब तक चाहें कर पाएंगी, और हमें भी कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ, यदि इनको होता है ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट तो हम उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में सक्षम हैं और हम इनकी मदद अवश्य करेंगे।